हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? तो व्हाट्सअप बच्चों, और आई होप सो आप काफी अच्छे होगे और आप काफी एंजॉय करोगे फिजिक्स को पढ़ने में। आज हम कैपेसिटर का एक ऐसा प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं बच्चों। जो देखो, जेई का जो पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है, उसमें अक्सर देखा जाता है कि हर साल दो चार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत नए और बहुत डिफरेंट होते हैं, जिनको अप्रोच करना ओलंपियाड लेवल की एक अप्रोच से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो हम हमेशा कोशिश ये कर रहे हैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियो लाने की, जिससे कि आप किसी भी, अगर जेईई एडवांस में किसी भी लेवल के प्रॉब्लम आए या फिर आप फिजिक्स ओलंपियाड वगैरह दे रहे हो, तो उसमें आपकी जो बेसिक्स है उस पर थोड़ा आप काम करो और उसका अपने बेसिक्स को ऐसा इनहांस करो बच्चों कि आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम आज एक कैपेसिटर काम लाने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखो और काफी इंजॉय करोगे, और मैं इसको बहुत आराम से लेकर चलूंगा और इस तरीके से जैसे सारे स्टूडेंट्स को समझ जाए। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पुट करो। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बेटा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ बच्चों। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ बच्चों। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही होगी बच्चे आप लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, इट इज अ कॉनिकल कैपेसिटर विद टिल्टेड प्लेट्स एंड डाई इलेक्ट्रिक पोल। तो इनका हाइब्रिड वर्जन हम देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं, थोड़ा इसका हाई डिफिकल्टी लेवल होगा, तो बच्चों आप इसको बिल्कुल आराम से समझना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक कोनिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल कंडक्टिंग पोल्स with same vertex angle but different radial extent sharing the same axis and vertex। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा, एक कोनिकल कैपेसिटर है कंसिस्टिंग ऑफ टू कोएक्सियल कंडक्टिंग पोल्स। तो कोएक्सियल कंडक्टिंग कोन्स का मतलब क्या हो गया कि कोएक्सियल जैसे एक कोन हो गया और एक कोन हो गया, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बड़ा कोन हो गया और उसमें एक छोटा सा कोन जो कि कोएक्सियल उस तरीके से वो प्लेट है। तो जैसे कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा बेटा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, एक बड़ा सिलेंडर जिसका रेडियस ज्यादा होता है और एक छोटा सिलेंडर रेडियस कम होता है। ये आपका डेरिवेशन आपने स्टैंडर्ड फिजिक्स के भी आप जे टीचर से प्रिपरेशन करते होगे, उसमें आपने देख रखा होगा। बट इसमें क्या है, वो सिलेंड्रिकल की जगह कोनिकल में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो उस कोनिकल का जो वर्टेक्स एंगल है वो तो सेम है, बट क्या हो रहा है कि डिफरेंट रेडियल एक्शन, तो रेडियस हम चेंज कर रहे हैं बट को एक्सियल है, मतलब उसका एक्सिस से उसमें सेम है। और क्या हो रहा है कि वो शेयर द सेम एक्सिस एंड वर्टेक्स, मतलब कि जिस एक्सिस, सपोज कि ये एक्सिस थी, इसी कोण पे ये इस तरीके से ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा और एक थोड़े बड़े रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा। इसको हम थोड़ा फिगर से भी समझते हैं बेटा। फिगर से थोड़ा सा समझोगे तो आपको ज्यादा क्लियरली विजुअलाइज होगा। थोड़ा सा आप फिगर को देखो बेटा, एनलार्ज में कर रहा हूँ फिगर को, उससे विजुअलाइज होगा। देखो आप रेड कलर की कोन को देख रहे होगे और एक ब्लू कलर की कोन को देख रहे होगे और एक ग्रीन एरो देख रहे होगे। तो ग्रीन एरो बस इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक कॉनिकल हमें कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। इतना विजुअलाइज आप करो अच्छे से, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लेना अगर किसी भी तरीके का विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम होगा, तो ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम को सेट जाएगा क्योंकि ये यूजुअल प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट है। इनर कोन, इनर कोन जो है उसका हाफ एंगल 10 डिग्री दे रखा है और एक्सटेंड जो है वो रेडियस का है वो 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। दूसरा आउटर कोन है जिसका हाफ एंगल 30 डिग्री दे रखा है और वो आर इज इक्वल टू ए टू आर इज इक्वल टू बी को जा रहा है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए, तो इनिशियल वन था, हम देख रहे हैं कि इसका जो वर्टेक्स है इस इनिशियल कोन का वो सेम है। तो आर इक्वल टू ए 1 टू जा रहा है 5 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो कोनिकल एंगल थोड़ा सा ज्यादा है, बट आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो रेडियस उनका है, मतलब एक कोन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो भी यही एंड कर रहा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि उसका जो कोनिकल जो वर्टेक्स एंगल है वो थोड़ा छोटा है। और जो आउटर कोन है उसका वर्टेक्स एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है, जो कि इनिशियल था वो 10 डिग्री दे रखा है। तो सेम रेडियस और सेम एक्सटेंट पे वो दोनों वेरी कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। द स्पेस बिटवीन द कोन इज द कैपेसिटर रीजन। तो हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आप जो अगर पढ़े होंगे तो उसमें जो आप देखे होंगे कि जो स्पेस बिटवीन द सिलेंड्रिकल, दो सिलेंडर के जो बीच का स्पेस होता है दोनों सिलेंडर के बीच का, उस कैपेसिटर, वही कैपेसिटर रीजन है। तो इसमें क्या बोल रखा है, ये जो बड़ा वाला कोन और छोटे वाले कोन के बीच का जो एरिया है वो कैपेसिटर रीजन है, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसमें देखने वाली बात है बेटा, द कोन्स आर नॉट नेस्टेड concentrically in the usual spherical sense. They share the same vertex but different opening angles. The gap between them varies with r. ठीक है, तो रेडियस के डायरेक्शन में उनका जो गैप है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो पार्ट ए देख रहे हैं क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस डेरिवेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस डेरिवेशन हमें करना है। तो क्या, अच्छा आप बेटा सिलेंड्रिकल कोन में देखते होगे कि किस तरीके से हम डेरिवेशन करते थे। तो एक्स पे जाके एक डीएक्स का एलिमेंट है देते, और वो एक्स कहाँ वेरी कर रहा होता था, जो आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर के बीच में वेरी कर रहा होता था। वहां पे उसको एक से डीएक्स एलिमेंट लेके और उसको कैपेसिटर रीजन पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सेम काम यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ आप जानते हो बहुत अच्छे से बेटा, उससे डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिटवीन द कोन्स वेयर द चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द इनर कोन एंड माइनस क्यू एट द आउटर कोन। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से होगी बेटा, माइनस चार्ज आउटर कोन पे और प्लस क्यू चार्ज जो है वो इनर कोन पे है। तो आउटसाइड टू इनसाइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। And then find the capacitance C cone in the terms of A, B, alpha 1 and alpha 2। अच्छा, ये क्वेश्चन आप जे एडवांस वगैरह में देख रहे होगे तो उसमें समथिंग इंटीजर टाइप में पूछ रखा होगा, जिसमें ए अल्फा बी के टर्म्स में कुछ दे रखा होगा और एक नियरेस्ट इंटीजर या किसी इंटीजर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की साइड। इस प्रॉब्लम में टोटल मतलब 6 प्रॉब्लम्स हमें गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मेजर करेंगे। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाइव, द कोन आर सरफेसेस ऑफ कांस्टेंट थीटा, ठीक है। इनर कोन एट थीटा इक्वल टू अल्फा 1 एंड आउटर कोन थीटा इक्वल टू अल्फा 2। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल एंड डिपेंड्स ओनली ऑन आर एंड थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल है, वो आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। For constant charge on inner cone, the field lines are radial from vertex। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो इनर कोन पे जो फील्ड होगा वो रेडियल होगा वर्टेक्स के साइड, ठीक है। बिटवीन कोन्स बाय गॉस लॉ फॉर स्फेरिकल सेक्टर, अगर हम गॉस लॉ एक स्फेरिकल सेक्टर पे लगाते हैं तो हमें पहले तो एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लेना पड़ेगा जिसका रेडियस आर होगा बिटवीन द कोन। द एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू। तो आप देख सकते हो बेटा, इस थीटा वन से थीटा टू के बीच का जो हमें एरिया होगा वो किस तरीके का होगा, 2 पाई r स्क्वायर कॉस अल्फा वन माइनस कॉस अल्फा टू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, अगर आप नहीं जानते होगे तो आप अपने मैथमेटिक्स टीचर से पूछो या फिर आपने जिससे भी जेई फिजिक्स का पूरा आपने चैप्टर स्टडी किया होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दो, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, एरिया हमें पता चल गया है, तो हम गॉस लॉ क्या जानते हैं, ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आर जो वेरी करेगा, और 2 पाई r स्क्वायर कॉस अल्फा वन माइनस कॉस अल्फा टू इज क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। द enclosed charge is q in the inner cone for radius r greater than n, thus E at the radius r is given by q upon 2 pi epsilon naught r square cos alpha 1 minus cos alpha 2। तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r पता चलेगा। अच्छा, अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या होगा, हमें ए से बी तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे ई डॉट डी आर को तो हमें वो पोटेंशियल पता चल जाएगा, जो की वैल्यू आप देख सकते हो। अच्छा, पोटेंशियल पता चल गया, और क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्यू गिवन था तो अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हम कर क्यू बाई वी कर देंगे तो उससे कैपेसिटेंस हमें पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम बन सकती थी बेटा। और वहां पे ए बी और इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि ये 10 डिग्री 20 डिग्री के प्रॉब्लम जेई में नहीं पूछे जाते। दूसरा पार्ट, डाइलेक्ट्रिक कोन इंसर्शन। अ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक कोन विद परमिटिविटी ER इज इक्वल टू 6 एग्जैक्टली फिल्स द स्पेस बिटवीन द कोन्स। तो एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक कोन दे रखा है जिसकी परमिटिविटी है 6, वो फिल करता है द स्पेस बिटवीन कोन्स, सेम एंगल सेम रेडियस लिमिट, फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस थी डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन की वजह से आपको कैपेसिटेंस निकालते हो। तो अगर डाई इलेक्ट्रिक के इंसर्शन से कैपेसिटेंस निकालते हो तो उस कैपेसिटेंस को हम किस तरीके से निकालेंगे, देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। देखो, अगर हमें पता चल जाए कि सी
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करना होगा। तो एयर का परमिटिविटी वन होता है और डाई इलेक्ट्रिक का परमिटिविटी हमें गिवन होता है। तो अगर उसके परमिटिविटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी है बेटा। सी डाई इलेक्ट्रिक को, जो हमारा सी को हमने प्रीवियस जो अभी पार्ट में निकाला, उसको उसके एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी कैपेसिटेंस निकल जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था कि अगर जो कैपेसिटेंस होगा तो उसको वो रेडियस वगैरह से वेरी करे तो वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन सकता था यहाँ पे। बट उसने क्या बोल रखा है कि वो डाई इलेक्ट्रिक पूरा फिल कर रहा है। तो डाई इलेक्ट्रिक जब पूरा फिल करेगा तो वो एप्सिलॉन नॉट सी कौन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी पे हम लोग चलते हैं बेटा। Now the dielectric cone occupies only the region between R is equal to A to R is equal to C, where C is equal to 3 सेंटीमीटर। तो एक क्या दे रखा है, डाई इलेक्ट्रिक कोन दे रखा है। तो डाई इलेक्ट्रिक कोन क्या दे रखा है, ऑक्यूपाइज ओनली द रीजन फ्रॉम R is equal to A to R is equal to C। ठीक है, तो इसमें R इक्वल टू A टू C केवल डाइलेक्ट्रिक हो रहा है, where C is equal to 3 सेंटीमीटर, leaving the outer space region C इक्वल टू R इक्वल टू C to be as air। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा कि ये जो कैपेसिटर सपोज यहाँ से यहाँ तक था, तो इस यहाँ से यहाँ तक तो फिल कर रहा है डाइलेक्ट्रिक से, और ये जो पार्ट बच रहा है वो एयर से फिल कर रहा है। ये वाला पार्ट डाइलेक्ट्रिक और ये वाला एयर। तो मैं अभी बोल रहा था कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में इसीलिए लाया जा सकता है ताकि अगर ये डाइलेक्ट्रिक का जो वेरिएशन अगर वो देते तो थोड़ा, तो अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस पूरे कंपोजिट कोनिकल कैपेसिटर का। अच्छा, हम लोग पैरेलल कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं कि ये जो इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं वो सीरीज में होते हैं। तो ये सीरीज में होते हैं। तो ठीक है, आर इक्वल टू ए टू सी, तो एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और आर इक्वल टू सी टू बी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, these are in series because same q flows through each radial section। अच्छा, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज का जो फ्लो है वो सेम होगा। तो अगर सेम चार्ज फ्लो करता है तो वो कैपेसिटर सीरीज में होता है। ये आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी देखे होंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी देखे होंगे, जो यूजुअल है। तो अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये डाई इलेक्ट्रिक है और ये है, तो ये सीरीज में होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज हो रहा है। तो अगर मैं इस सी इक्विवेलेंट को निकाल दूं, इस पार्ट को और इस पार्ट को निकाल दूं और दोनों को ऐड कर दूं सीरीज सीरीज में, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे ऐड होगा, उनके इनवर्स का रेसिप्रोकल को ऐड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी हमने C1 की वैल्यू निकाल ली, क्या थी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2 अपॉन 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। और C2 क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें एप्सिलॉन आर इसलिए ऐड हुआ क्योंकि इसका परमिटिविटी ई आर हमें गिवन था, एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। रेस्ट पार्ट एयर का है तो उसमें एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन पुट कर दिया और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें सी टोटल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। काफी अच्छा प्रॉब्लम था बेटा, इसको आप ध्यान से 2-4 बार और देखना ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, मैकेनिकल फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, if the dielectric cone in part C is inserted while the capacitor is connected to a battery। अब क्या बोला है कि if a dielectric cone in part C is inserted, अगर dielectric cone in part C है, इस part C वाले में is inserted while the capacitor is connected to a battery। तो कैपेसिटर अगर बैटरी से कनेक्ट होगा तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोल्टेज वगैरह का चेंज होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज 2000 वोल्ट। अगर 2000 वोल्ट उसमें कांस्टेंट है। फाइंड द फोर्स पुलिंग द डाई इलेक्ट्रिक इनटू द गैप। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स पुलिंग द डाई इलेक्ट्रिक इनटू द गैप। तो आप जानते हो बेटा, डाई इलेक्ट्रिक जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो हमें इसी फोर्स को निकालना है, और इस फोर्स को क्या निकालना है, एक्सप्रेस द फोर्स इन टर्म्स ऑफ आर एट द इंसर्शन बाउंड्री सी। तो आर एट द इंसर्शन बाउंड्री सी हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं। देखो बेटा, आप सॉल्यूशन के अप्रोच को बस समझो, रेस्ट एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट। फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक, तो अगर फोर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखें तो क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो डेल यू बाई डेल एक्स हम निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है, जो हमारी जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस वाली, क्या
वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। लेकिन इस केस में सी वेरी करेगा, किसमें, रेडियल डायरेक्शन टू इन सी, क्योंकि हमें सी वाली बाउंड्री तक हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1/cc इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, C1 की वैल्यू हमें पता चल गई और C2 की वैल्यू, तो इसमें 6 का मल्टीपल है इसलिए किया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और K क्या है, हमने ऊपर अभी देख रहा था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। अच्छा, 1/C1 इज इक्वल टू, ये हम वैल्यू यहाँ पे कर देंगे। 1/C को U मान लिया हमने यहाँ पे, तो 1/U-6 के हो जाएगा, और ये U-1/B/K हो जाएगा। तो ये देखो 1/C इज इक्वल टू ये प्लस ये ऐड कर दिए, तो उससे C की वैल्यू निकल रही A और B के टर्म्स में। अच्छा, इस C को हम C के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो DC/DC आ जाएगा अप टू रेडियल पोजीशन C। ठीक है, और उसको हम लोग फिर पुट कर देंगे वैल्यू को इस इक्वेशन हाफ सी वी स्क्वायर, तो उसमें हम हाफ सी को कहाँ तक कैलकुलेट करें, इस पॉइंट सी तक कैलकुलेट करें, बस उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पार्ट ई की तरफ हम लोग मूव करते हैं। टेक द फुल डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटी conical capacitor from part B and connect it in series with parallel plate capacitor of CPP, that is parallel plate, PP का मतलब है parallel plate, is equal to 500 picofarad. This series combination is connected in parallel with another identical conical capacitor. तो ये जो सीरीज है वो किससे कनेक्टेड है, इन पैरेलल विथ अनदर आइडेंटिकल कोनिकल कैपेसिटर, आल्सो डाइलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पार्ट बी। तो ये जो सीरीज वाला पार्ट है वो उसी फिर से एक आइडेंटिकल पैरेलल कैपेसिटर से हमें हमने कनेक्ट कर दिया। तो पहले क्या था कि एक फुल डाई इलेक्ट्रिक हमने जो पार्ट बी में इंट्रोड्यूस किया था, उसको पहले किससे कनेक्ट किया, हमने पैरेलल प्लेट में पैरेलली कनेक्ट किया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के सीरीज के कॉम्बिनेशन को एक नए पैरेलल कैपेसिटर से इंट्रोड्यूस किया, और वो भी पैरेलल कैपेसिटर वही है जो पार्ट बी में हमने निकाला था, जो कि इससे पैरेलल में था। ठीक है, इफ द एंटायर नेटवर्क इज चेंज टू 5000 वोल्ट, तो अगर एंटायर नेटवर्क 5000 वोल्ट पे चला जाए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, एंड वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 3 एंड टोटल स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं बेटा, सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। देखो फ्रॉम पार्ट बी क्या दे रखा है, सी कोन ऑफ ये हमने निकाल रखा था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सी कोन एंड सी पीपी हम निकाल लेंगे, और सी इक्विवेलेंट हमें निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब तुम देख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमें वोल्टेज तो 5000 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेम वोल्टेज वी टोटल, तो वो C1 और सी पीपी में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वोल्टेज निकल जाएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अकॉर्डिंग कितना था, और क्योंकि इसमें हमें एनर्जी स्टोर निकालनी थी, तो हाफ सी इक्विवेलेंट वी टोटल स्क्वायर हम कर देंगे। और वी टोटल स्क्वायर किस तरीके से हम करेंगे बेटा, तो सी इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला था 0.9907 पिको फैराड, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज एक्सरसाइज जो कि मैं आपको अपने एंड पे करने के लिए छोड़ रहा हूँ। जितने भी कैलकुलेशन मैं इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू पुट करना मैं अगर वीडियो में करूँगा तो ये वीडियो काफी लंबा लंबा हो जाएगा। हाफ सी इक्विवेलेंट वी टोटल स्क्वायर, तो सी इक्विवेलेंट हम यहाँ से पुट कर दिए वैल्यू, और वी टोटल की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो वी टोटल कितना था, 5000 वोल्ट था। ठीक है, उससे निकल जाएगा कितना एनर्जी स्टोर था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा सी हो गया, पार्ट ई हमें सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा पार्ट एफ देखते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्शन। नाउ व्हाइल द नेटवर्क इन पार्ट ई चार्ज एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, तो अगर फिर से हम नेटवर्क ई को चार्ज करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं बैटरी से, द डाई इलेक्ट्रिक कोन इज सडनली रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट कॉनिकल कैपेसिटर। तो जो डाई इलेक्ट्रिक कोन था, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पार्ट ई में हमने अभी निकाला
कि ये जो एक कोनिकल कैपेसिटर था उसके सीरीज में एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था और उस होल सिस्टम में कोनिकल कैपेसिटर था। अब क्या बोल रहा है कि ये इसको चार्ज कर दिया गया एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। इसका डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी मतलब कि इस पूरे सेटअप को चार्ज किया गया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से। और फिर जो डाई इलेक्ट्रिक कोन था, जो डाई इलेक्ट्रिक कोन था उसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द फोन फर्स्ट कोनिकल कैपेसिटर। तो हमने कोनिकल कैपेसिटर में एक डाई इलेक्ट्रिक को डाला था, उसको हमने हटा दिया। तो अब बोल रहे हैं कि फाइंड द फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द सडन चेंज। तो हम जानते हैं कि इसके वजह से कुछ वोल्टेज वगैरह चेंज होगा और सी इक्विवेलेंट भी चेंज होगा। तो हाफ सी वी स्क्वायर को हम लोग अब यहाँ पे फिर से यूज करेंगे और यू फाइनल और यू इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें जो चेंज इन एनर्जी आ सके। तो इनिशियल चार्ज ऑन क्यू कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट वी टोटल, जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। अब क्योंकि वी टोटल दे रखा था, सी इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया है पार्ट ई में, तो उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। आफ्टर रिमूविंग डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम द फर्स्ट कोनिकल कैपेसिटर, तो अगर जो डाइलेक्ट्रिक था उसको हमने क्या किया, फर्स्ट कोनिकल कैपेसिटर से निकाल दिया गया, इट्स कैपेसिटेंस बिकम क्या हो गया, ये। अच्छा, ये पहले आप इसको ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो। इसी इक्विवेलेंट हमने निकाला था कब, जब डाई कोन में जब डाला था। लेकिन पार्ट ए में तो डाइलेक्ट्रिक था नहीं, तो वो सेम रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सी कोनिकल न्यू जो होगा वो न्यू हम कोनिकल का न्यू जो हमें कैपेसिटेंस होगा वो निकाल लेंगे। अच्छा, पैरेलल विथ अनदर कोनिकल, तो दूसरा ये था। और सी जो दूसरा हमें पैरेलल जो अदर कोनिकल था जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड था, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सी इक्विवेलेंट न्यू आ जाएगा। अच्छा, वोल्टेज और सी न्यू, क्योंकि चार्ज पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया तो उसके ऊपर क्यू स्टोर निकाल दिया गया है। उसके बाद हटाया गया बैटरी को, तो अब वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा हमें नहीं पता, वो चेंज होगा। बट क्यू स्टोर जो था पूरे सिस्टम पे वो तो सेम था, तो क्यू टोटल वैल्यू हमको वी सी इक्विवेलेंट से निकाल देंगे तो अब जो वोल्टेज है वो निकल जाएगा हमारे पास। अच्छा, और वोल्टेज का डेफिनेशन वो हमें डिवाइडेंड कैसे होगा, तो हम वोल्टेज का निकालते हैं कि वो जो होता है वो सी के अपॉन सी के प्लस सी पी पी के प्रोपोर्शनल होगा। ये आप देख सकते हो कि अगर C1 C2 दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, C1 और C2 दो सीरीज कैपेसिटर है, तो उसमें अगर वोल्टेज V जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है और वो कितना होता है, वो आप डेरिवेशन सिंपल है, आपने स्टैंडर्ड बुक में पढ़ रखा होगा एनसीईआरटी वगैरह में। अच्छा, यू इनिशियल हमें गिवन था। यू इनिशियल कैसे गिवन था, क्योंकि सी इक्विवेलेंट हमें पता था और वोल्टेज उस टाइम बैटरी थी, तो उससे हम हाफ सी वी स्क्वायर से यू इनिशियल निकाल लेंगे। और यू फाइनल क्या होगा बच्चों, यू फाइनल जो होगा, अभी हमने वी न्यू निकाला है और सी इक्विवेलेंट न्यू निकाला है, तो हाफ सी वी न्यू स्क्वायर से हम अभी यू फाइनल निकालेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी एनर्जी निकल जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, ये इम्पॉसिबल है। ये तो इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल कैसे हो गया बच्चों, कि हमने बैटरी को हटा दिया बट फिर भी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बैटरी जो होगा वो पॉजिटिव है तो उसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, तो इसका क्या लॉजिक है हम लोग देखते हैं। जो कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड था, सो द फील्ड वर्क ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो जो बट जो कैपेसिटर था, तो उसका जो फील्ड था, कैपेसिटिव फील्ड था उस जो कैपेसिटर में था, वो डाई इलेक्ट्रिक में कुछ वर्क करेगा। तो रिमूविंग डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज वोल्टेज फॉर कांस्टेंट चेंज चार्ज। तो जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक था वो इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज फॉर कांस्टेंट चार्ज। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी होता है वोल्टेज की वैल्यू, क्यू इक्वल टू सी वी अपॉन टू सी, और इंटू क्यू करेंगे तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, वोल्टेज। तो ये क्यू स्क्वायर प्लस टू सी है। अगर मैं बात करूं, डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द वोल्टेज फॉर कांस्टेंट चार्ज, अगर क्यू को चार्ज को कांस्टेंट रखें तो डाई इलेक्ट्रिक क्यों होगा, क्योंकि सी घटेगा और सी घटेगा तो टोटल क्यू स्क्वायर बाय टू सी एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है।
The extra energy come from mechanical work pulling dielectric out against the electrostatic attraction. तो इसमें वर्क डन कहाँ से आया बेटा? वर्क डन कहाँ से आया कि हम डाइलेक्ट्रिक को पुल कर रहे हैं, तो ये जो पुल करने में जो एनर्जी आई वही एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है। सो नो डिसिपेशन बट प्रॉब्लम सेज एनर्जी डिसिपेटेड इन रियलिटी इफ रिमूवल इज सडन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट विथ रेडिएशन या हीट, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो होगा वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको रेडिएशन वगैरह का कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूड कर दे। सो इट विल बी रिलेटिवली चैलेंजिंग, बट आप कहोगे तो इस तरीके का प्रॉब्लम भी हम ला सकते हैं। सो डेल यू हमें पता चल गया, इतना हो गया जो कि मैकेनिकल है। बट इफ वी इंटरप्रेट dissipated as energy lost from capacitor to external circuit, none because disconnected, so answer is zero, or we take डिफरेंशियल वर्क डन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे कि ये डाई इलेक्ट्रिक से जब हम कौन चीज है तो उसमें कुछ ना कुछ हमने काम किया और उसी काम की वजह से जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। सो ये था हमारा अब डेल यू जो मैकेनिकल था, जो डेल यू मैकेनिकल था उसको हम लोग अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था यहाँ पर, हमने यू फाइनल कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू 21.21 माइक्रोजूल आई थी। तो 21.21 माइक्रोजूल आई थी और जो यू इनिशियल था वो इतना था। इसका मतलब कि हमने इतना मैकेनिकल इनपुट दिया है इस डाइलेक्ट्रिक को पुल करने में। सो काफी अच्छा लगा होगा बेटा प्रॉब्लम में। इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर आप चाहो तो आप कमेंट करो, मैं और भी ऐसे प्रॉब्लम्स लाता रहूंगा। बाकी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बी फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप कमेंट सेक्शन में पुट करो अपने कमेंट्स, में आपके पास जरूर पहुंचूंगा। एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, और मिलते हैं अगले बार नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।